बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं मेरे पास कि अगर हम EU सेटलमेंट स्कीम एप्लीकेशन 30 जून के बाद सबमिट कर सकते हैं या नहीं। और इसका आंसर है कि जी हाँ, आप कर सकते हैं। और होम ऑफिस ने चंद मसाले दिए हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको पता नहीं था कि आपने 30 जून से पहले अप्लाई करना है, फिर भी होम ऑफिस फिर आपको कंसेशन दे सकती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जून के बाद। या अगर आपके पास कोई मेंटल या फिज़िकल डिसेबिलिटी थी जिस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सके, उस पेस पर भी होम ऑफिस आपको कंसेशन दे सकती है कि आप 30 जून के बाद अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस ने अपनी गाइडेंस में ये कहा है कि जो बेनिफिट है वो आपको एप्लीकेंट के हक़ में इस्तेमाल करना चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एप्लीकेंट कोई वजह देता है कि वो अप्लाई नहीं कर सका इस बेस के ऊपर, फिर होम ऑफिस का काम है कि डिस्क्रेशन इस्तेमाल करे आपके हक़ में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे मैंने चंद हफ्ते पहले भी कहा था, कि आप लापरवाह हो जाएं और आप एप्लीकेशन ना सबमिट करें। अगर आप EU नेशनल हैं या EU नेशनल के डिपेंडेंट, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें 30 जून से पहले। लेकिन कोई और भी सर्कमस्टांसिस है जहां आपको 30 जून के बाद अप्लाई करना होगा। अब कल मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी। एक भाई मुझे सवाल पूछ रहे थे कि मैं अपने यूरोपियन नेशनल स्पाउस के साथ रह रहा हूँ और हमारी रिलेशनशिप अभी ब्रेक डाउन हो गई है। अगर मैं रिटेन राइट के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं 30 जून के बाद अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? और जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 30 जून के बाद भी अगर आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है, आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपको वो पेनलाइज नहीं करेंगे। सो इसका प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। एक और जो इंक्वायरी मेरे पास आ रही है, जो सवाल मुझे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग रेजिडेंस में कोई नई डेवलपमेंट्स हैं या नहीं। एक रीसेंट केस आया था पिछले माह, केस ऑफ आसिफ, और इस पर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये केस खाली रीअफर्म करता है द हक केस, कि जहाँ होम ऑफिस ने कोई भी पीरियड आपका ओवरलुक कर दिया है और बाद में आपकी लीव ग्रांट हो जाती है। जो पीरियड आपने अनलॉफुल गुजारा था, फॉर एग्जांपल 7-10 डेज़ या 1 मंथ या 2 मंथ्स, और सब्सिक्वेंटली होम ऑफिस आपको लीव ग्रांट कर देती है, जो वो पीरियड था फिर वो लॉफुल होगा। और जब आप अप्लाई करेंगे फॉर लॉन्ग रेजिडेंस, आपको वो होम ऑफिस पीनलाइज नहीं करेगी। सो जो आसिफ केस है, मेरे ख्याल में वो बस कंफर्म करता है द स्टांस ऑफ हक। सो इसमें कोई ऐसी नई डेवलपमेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 साल या 2 साल ओवरस्टेइंग की है और आप एक लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डाल देती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि होम ऑफिस को ओवरलुक कर देगी और आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। क्योंकि आसिफ केस में जो हुआ था वो था कि जो एप्लीकेंट था उसने एप्लीकेशन सबमिट की थी जो रिफ्यूज़ होगी, और बाद में वो जुडिशल रिव्यू में गए। जुडिशल रिव्यू के बाद होम ऑफिस ने डिसीजन को विड्रॉ करके बाद में एप्लीकेंट को लीव ग्रांट कर दी। और फिर कोर्ट्स का ये कहना था कि जो पीरियड उसने ओवरस्टे किया था, क्योंकि होम ऑफिस ने वो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दी और उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया, जो वो पीरियड था वो फिर इसका लॉफुल हो गया और इन एसेंस जो हक केस को कंफर्म किया। सो इसलिए ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। उम्मीद है इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो, योर लाइव ऑन है। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ पाजी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल है, दो तीन। जी जी, प्लीज पूछे। आप मुझे आंसर दे सकते हैं। तो एक पहला मेरा सवाल है कि वर्क परमिट के लिए क्या क्या पेपर चाहिए, और दूसरा मेरा सवाल है कि वर्क परमिट जो ले सकते हो तो हमको कितना टैक्स भरना पड़ता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर वर्क परमिट जो PSW हम लेंगे और इसके बाद हम वर्क परमिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लीज मुझे मेरे तीन छोटे छोटे सवाल का तुम जवाब दे सकते हो तो ठीक ठीक है, है। मैं क्या क्या देता हूँ। पेपर चाहिए भी मुझे, और टैक्स कितना भरना पड़ता है। जी जी, ठीक मैं है। देता हूँ आपके सवाल का थैंक यू, जवाब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है।
जो आपको स्पॉन्सर करे, और अगर आप यूके के बाहर हैं वो आपको बुलाता है स्पॉन्सर करके कि आप मेरी कंपनी में आके काम करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है जो आप समझते हैं कि आप उसके लिए काम करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो है उसको अप्लाई करना होगा फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस। और उसके लिए जो एम्प्लॉयर है उसको मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी HMRC रजिस्ट्रेशन, अपने VAT रजिस्ट्रेशन, ये सब मज़ीद अकाउंट्स सखाने लगाने होते हैं, और फिर एम्प्लॉयर को दिया जाता है एक स्पॉन्सर लाइसेंस। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो इशू करता है ए स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। और क्योंकि अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड द यूके, उसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। और इसके लिए एम्प्लॉयर परमिशन मांगता है होम ऑफिस से कि जी मैं एक वर्कर को बुलाना चाहता हूँ फ्रॉम आउटसाइड द यूके, मुझे इजाज़त दी जाए। विद इन 7 to 10 डेज़ में होम ऑफिस उस पर डिसीजन करती है, और फिर वो सर्टिफिकेट इशू हो जाती है। फिर वो सर्टिफिकेट का कोड आप देते हैं अपने वर्कर को जो ओवरसीज़ होता है, और फिर वो अप्लाई करता है अपना एप्लीकेशन, और फिर उसको वीज़ा दिया जाता है। अब जो वीज़ा होता है उस पर भी आपने एक स्किल्स चार्ज भरना होता है, जो होता है £624 पर ईयर, वो भी कंपनी को भरना होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वर्कर है वो अगर अप्लाई करता है वीज़े के लिए 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, वो फिर आपको हर साल के लिए भरना होता है। आप 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एम्प्लॉयर 1 साल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है जो मेन रिक्वायरमेंट्स स्किल्ड वर्कर की। जहाँ तक टैक्स रिक्वायरमेंट है, जो टैक्स होता है वो तो आपका एम्प्लॉयर ही भरता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कितना टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल कह लें कि एक इंजीनियर वो अप्लाई करना चाहता है फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो आजकल अगर आप देखें ऑनलाइन, इस पर क्लैरिफाई नहीं किया गया। एक है जो गोविंग रेट है, जो सैलरी जो गवर्नमेंट समझती है उसका रेट क्या है। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा होगा लिस्ट में कि एक इंजीनियर के लिए सैलरी होनी चाहिए £40,000 पर ईयर, एक डॉक्टर के लिए होनी चाहिए £50,000 पर ईयर, या एक साइकाइट्रिस्ट के लिए होनी चाहिए £60,000 पर ईयर। ये है गोइंग रेट। और जो मिनिमम सैलरी होती है वो है 25,600 इन स्किल्ड वर्कर। लेकिन अगर गोइंग रेट ज़्यादा है जो बेसिक सैलरी से, फिर आपके एम्प्लॉयर को गोइंग रेट देना होगा। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन, अक्सर एम्प्लॉयर्स को इसके बारे में पता नहीं है। वो समझते हैं नहीं 25,600 देंगे बंदा आ सकता है बाहर से। नहीं, जो गोइंग रेट है आपको वो ही देना होगा, और वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोल कि आप अप्लाई कर रहे हैं। वो जो जहाँ तक आपका ये फिर सवाल है कि जो टैक्स है वो आपके एम्प्लॉयर को भरना होगा। और जो तीसरा सवाल था आपका, अगर कोई यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर आता है और बाद में वो अप्लाई करता है फॉर PSW, अगर वो स्विच कर सकता है टू स्किल्ड वर्कर, जी हाँ बिल्कुल वो कर सकता है। और ये जो PSW का वीज़ा है इसका मकसद है ही ये कि आप यहाँ काम करें, आपको एक्सपीरियंस मिले, आप एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, वो फिर एम्प्लॉयर अप्लाई करता है स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए। और बड़ी आसानी के साथ अगर कोई बंदा इन कंट्री है और वो उसके पास वैलिड लीव है, बड़ी आसानी के साथ वो स्विच कर सकता है टू स्किल्ड वर्कर। सो अगर जो नाजरीन यहाँ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और उनके पास है वैलिड लीव, उसको स्विच करना चाहते हैं टू स्किल्ड वर्कर, काफ़ी आसानी के साथ वो कर सकते हैं टू दिस रूट। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक नेशनल सिटीजन एप्लीकेशन के लिए सवाल था जी जी। कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो लास्ट पे एक चेकलिस्ट आती है, वो तो हो गए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, जो जैसे वो क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश टेस्ट है, पासपोर्ट है, बायोमेट्रिक है, वो जो चेकलिस्ट में वो तो आपको देने हैं 100%। उसके अलावा जो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कम से कम कौन से पेपर आपको हर हाल में लगाने चाहिए। जैसे बहुत सारे हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो तो बोल रहे 5 साल की सैलरी स्लिप लगाओ जी, और वो टैक्स लगाओ, कौन से टैक्स के बिल, आप कौन से वीज़े के लिए बिल, अप्लाई पानी कर रहे के हैं आप बिल, यहाँ? नेशनल एप्लीकेशन के लिए। सॉरी, कौन सा नेशनल एप्लीकेशन? नेशनलिटी की एप्लीकेशन। नेशनलिटी की एप्लीकेशन। और आप कौन से वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर? नहीं, वही नेशनलिटी की एप्लीकेशन। जी जी मैं समझ गया, लेकिन और आपने उसमें कहा आपने एक यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, कौन से वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर? यूट्यूब पे वही नेशनल के एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इस टाइप से वो उसमें है चीजें।
और उसमें बल्कि एक वेबसाइट है जिसमें जो मुख्तलिफ सोलिसिटर जो हैं वो उससे जो है लोग सर्च करते हैं कि भाई आप उसमें भी जो लिस्ट है उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जी आप टीवी लाइसेंस भी है उसमें, वो पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो और उनमें आपके आपकी लगाने जो वाइफ चाहिए। हैं, आपके जी पास वाइफ है यहाँ यूके में जो रहती हैं आपके साथ, या वो ओवरसीज नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, आप मैं सिंगल हैं यहाँ उसमें यूके में, से ठीक है जी। जी ठीक है, मैं देता हूँ ILR से आपके मैंने सवाल वो का कर जवाब। लिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आजकल, जो यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोज़ हैं और आप वीडियोज़ देखते रहते हैं और आप एप्लीकेशन बगैर कोई सॉलिसिटर कंसल्ट किए आप डाल देते हैं। जैसे आप देख लें पैरासीटामोल, अगर आप 2 गोलियां खाएंगे आपका सिर दर्द चला जाएगा, लेकिन अगर आप 10-12 खा लेंगे आपको ओवरडोज हो जाएगा और आप हो सकता है उससे आपकी डेथ भी। इसलिए इसी तरह ये जो इमिग्रेशन वीडियोज़ हैं इनमें इंफॉर्मेशन तो ज़रूर होती है, लेकिन इस पर फिर भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अगर आप समझे कि जी मैं ये वीडियो देख के मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, आप फिर बाद में मार खाएंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने साबित करना है कि पिछले 5 साल में आप यूके में रह रहे हैं। तो पिछले 5 साल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, अपने बिल्स लगा सकते हैं, अगर आपके पास टीवी लाइसेंस हैं, P60s हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आपने रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होगी, और वो है कि आपने पिछले 5 सालों में 450 डेज़ यूके के बाहर नहीं गुजारे, और जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उससे 12 मंथ पहले आपने साबित करना होगा कि आपने 90 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे। और जो आखिरी चीज़ है, आपने सेटिस्फाई करना होगा गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, जो है आपके पास पिछले 10 सालों में वैलिड लीव होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं मुझे कॉन्टैक्ट करने को और उनकी पारी या टर्न नहीं आ रही, आप फिक्र मत करें। आज रात को हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, और वहाँ अगर आप यूट्यूब में टाइप करें कामरान इजाज़, मेरा वीडियो आपको नज़र आ जाएगा, और कमेंट्स में आप जाके मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों को जवाब दूँ। लेकिन आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो जी कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, वो मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है और मेरी वाइफ के पास जो है ना वो कार्ड है EU प्री सेटलमेंट का। जी जी। तो इसके साथ हम यूके से बाहर कितना अर्सा रह सकते हैं या जा सकते हैं, जबकि मेरी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो ठीक है, ठीक है। आपके पास क्या स्टेटस है, प्री सेटल्ड या सेटल्ड? मेरे पास प्री सेटल है, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद जो है ना वो 2 वीक के बाद मैं फुल हो जाऊंगा, वो सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आपने मेक श्योर करना है कि आप 6 माह 1 साल में यूके के बाहर नहीं गुजारते। जब आप देखते हैं ना आपको प्री सेटल स्टेटस ग्रांट किया जाता है, वहाँ ईमेल में लिखा होता है कि आप 2 साल बाहर गुजार सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी क्लाइंट्स को गलतफहमी हो जाती है। वो दरअसल बात कर रहा होता है कि अगर आप 2 साल से बाहर यूके गुजार लेते हैं और आप दोबारा एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपको एयरपोर्ट में एंटर करने नहीं देंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप 1 साल बाहर यूके बाहर गुजारते हैं, जब आप सेटल स्टेटस इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ आपको फिर नुकसान होगा, और होम ऑफिस आपको फिर ग्रांट नहीं करेगी, और आपके पास फिर स्टेटस नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक होम ऑफिस की पॉलिसी है, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि अगर कोई शख्स 5 साल पूरे नहीं करता ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। इस पर कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया अब तक। तो इसलिए मेरी आपसे एडवाइस होगी कि 1 साल में आप 6 माह से ज़्यादा यूके से बाहर ना गुजारें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे पूछना था कि मेरा बेटा जो है वो 7 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, और हमारा ताल्लुक जो है पाकिस्तान से, और हम लोगों ने असाइलम का केस किया था जो रिफ्यूज हो गया था काफी देर पहले। जी जी। तो अब मुझे उसके बिहाफ पे केस फाइल करना है। तो वो मतलब पैदा भी यहीं पे हुआ है और कंटिन्यूसली अभी 7 ईयर से यहीं पे ही है। तो
उसके लिए जो है वो मुझे पूछना था कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, और जो है वो हमें, जैसे हमारा असाइलम रिफ्यूज हो गया हुआ है, तो हमें नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी या पहले फी वेवर करना पड़ेगा, तो इस सब का क्या प्रोसीजर है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि आप एक असाइलम सीख रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया था और अभी आपका जो बच्चा है वो 7 साल का हो गया है। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप फर्दर सबमिशंस भी कर सकते हैं थ्रू योर असाइलम क्लेम, और होम ऑफिस को आप बता सकते हैं कि जी मेरा बेटा 7 साल का यहाँ हो गया है, उसने अपनी सब्सटैंशियल या फॉर्मेटिव लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइवेट लाइफ के रूट के अंदर अंडर अपेंडिक्स FM हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए और हमारे बेटे को भी। इसमें जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, जब आप फर्दर सबमिशंस करते हैं, आजकल 2 और 2.5 साल वेट है उस रिस्पॉन्स आने में, बहुत ही ज़्यादा टाइम होम ऑफिस लगा रही है असाइलम क्लेम्स में। जो दूसरी ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल में, वो है कि अगर आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर लें अंडर अपेंडिक्स FM, और फिर मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके बेटे को वो ग्रांट कर देंगे लीव टू रिमेन। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपके पास काम की इजाज़त नहीं है, आप फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे वेवर ग्रांट किया जाए। होम ऑफिस आजकल विदिन 1 मंथ में रिस्पॉन्स दे देती है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द 7 ईयर चाइल्ड रूट। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आप एक फ़ी वेवर डाल लें पहले और उसके बाद आप सबमिट करें एप्लीकेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। नंबर पे पता करना ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। सॉरी भाजी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ फ़ोन ਨੂੰ ਲਾਓ और दोबारा कोशिश को, थोड़ा दूर रखो, आवाज़ आ जाएगी। हाँ जी, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ? हाँ जी, ਹੁਣ आ रही है जी। जी दसो। ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ जी जी। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਈਮੇਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਥ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਲੀਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਹ ਜੋ BRP ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕਾਰਡ? ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ BRP ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਔਰ ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो, यू लाइव होने जी, फरमाइए। क्वेश्चन करूं? करें जी 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 करें, मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। जी जी। मेरा सन है ना, वो इंडिया में सेटल हो गया, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। जी जी। तो उनका हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी। या मेरा सन है वो इंडिया में सेटल हो गया, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। तो उनको बच्चों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला है, पासपोर्ट बच्चों का, पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। जी जी। तो अभी वो लोग है ना नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या हो गया कि 20 केस हो गया, मिल नहीं रहा है। तो अभी
उसके बाद में क्या है कि मैंने फोटोग्राफ दिया, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जब सेरेमनी अटेंड किया था तभी फोटो निकालना सीडी है जी जी तो वो दिया, लेकिन वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए उनको। ठीक है दूसरा ऑल्टरनेट क्या है उसमें? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके पास वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप होम ऑफिस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक रिप्लेसमेंट इशू किया जाए। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो अगर आप भर दें फिर होम ऑफिस आपको नया नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी। फिर उसके बाद वो आप सबमिट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके वो ग्रैंड चिल्ड्रन को इशू कर देंगे ब्रिटिश पासपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। जी जी मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मैं फैमिली को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो इंग्लिश उनको नहीं आता, बिल्कुल नहीं। तो फैमिली नहीं आ सकती तो बच्चे आ सकते इधर क्या? कुछ उपाय है आपके पास? यही क्वेश्चन था सर। ठीक है, जो आपका जो बेटा है, हाँ, आप ब्रिटिश बिल्कुल नेशनल है मेरे पास, ना? हाँ, इंडिया में। आप ब्रिटिश नेशनल हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, जो बेटा है आपका उसकी एज कितनी है? अभी 13 साल की है। 13 साल की है, ठीक हो गया। और कितने बच्चे हैं आपके? ओके। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अब दो पॉसिबल रूट्स हैं यहाँ कि एक तो आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाइफ इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी, और उस बेस पर उसको एग्जामिशन दी जाए। और दूसरा ये है, आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी मैं एक ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरा एक बेटा वहाँ रहता है और मेरी ह्यूमन राइट्स में ये एक इन्फ्रिंजमेंट है कि अगर मेरी वाइफ को वीज़ा नहीं दिया जाता, और आप रिक्वेस्ट करें कि आपको आर्टिकल 8 के तहत आपकी वाइफ को वीज़ा दिया जाए। अगर उस बेस पर दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, फिर आपकी वाइफ को 10 ईयर रूट पर वीज़ा ग्रांट किया जाएगा और उसको फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो उसको सेटिस्फाई करनी नहीं होती। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई सॉलिसिटर से मिल लें और तफसील में वो आपको फिर गाइड कर सकता है कि आप किस तरह ये एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इस प्रे सेटलमेंट जो हमारे पास कार्ड है, EU प्रे सेटलमेंट, इस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं? हमने 12 जून को स्पेन जाना है, तो क्या उसमें हम, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मेरी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। जी जी, ये मैंने पूछना था क्वेश्चन। मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ को वीज़े की ज़रूरत होगी या नहीं, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, वीजे का भी बता दें, और वैसे उनके पास प्रे सेटलमेंट कार्ड है EU का, यहाँ का जी जी, UK के सब बना है, तो वो पाकिस्तान से आए थे, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी वाइफ ट्रैवल करती हैं टू स्पेन, उसको वीज़े की ज़रूरत होगी, वो बगैर वीज़े से एंटर नहीं हो सकती। पहले होता था कि आर्टिकल 10 के तहत अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन ब्रेक्सिट की वजह से अगर आपकी वाइफ ट्रैवल करती हैं उसको वीज़े की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपका कार्ड है जो आपके पास होगा, प्री सेटल स्टेटस कार्ड्स, अगर वो आपके पास है, अगर आप एंटर होते हैं UK में, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कार्ड दिखाना होगा और आपको वो एंटर करने देंगे। अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है फिर भी आप अपना प्री सेटल स्टेटस दिखा सकते हैं ऑफिसर को एट द पोर्ट और वो आपको एंट्री ग्रांट कर देगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Can I ask a question? Please do. जी? Please fire away. Yes. Can I ask a question now? Yes. You're live on air. I'm listening. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल करना है आपसे। जी करें। कोई और इस वक्त कोई और सवाल कर रहा है? नहीं करें सवाल। जी। सवाल ये है कि मेरे भाई ने यहाँ पर आके प्री सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वो पहले 2020 में आए थे, ठीक है, और फिर वो चले गए, ठीक है, वो फिर चले गए थे वापस, और फिर कोरोना की वजह से नहीं आ सके। जब वो यहाँ थे उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लिए थे, यानी NHS कार्ड ले लिया था, अपना ऑफिशियल रेजिडेंस ले दिया था, ये तो उन्होंने प्री सेटलमेंट के लिए जर्मनी से ही अप्लाई किया क्योंकि वो जर्मनी चले गए थे। अच्छा। अब उन्होंने दोबारा से जब
उनको होम ऑफिस ने जवाब दिया है कि चूंकि आप 6 महीने से ज्यादा बाहर हैं और चले गए हैं, इसलिए आपको रिफ्यूज करते हैं। तो लेकिन उनका पॉइंट ये है कि मैं तो पहले ही 2020 में आया था, अक्टूबर में, और जनवरी तक मैं रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑलरेडी हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से मैं वापस नहीं आ सका, कोरोना का टिकट भी उन्होंने बताया। तो क्या इसकी अपील हो सकती है? उन्होंने कहा अपील आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अब मेरा एक सवाल है आपसे, इनका भाई का बैंक अकाउंट है यहाँ यूके में? क्या चीज? भाई का बैंक अकाउंट है यूके में यहाँ? हाँ, उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया, NHS का वो अकाउंट कब खुलवाया था आपने? रेजिडेंस का जो वो होता है डॉक्यूमेंट, वो दिया। जो बैंक अकाउंट है वो भाई ने कब खोला था? 2020 में अक्टूबर। और उसमें ट्रांजैक्शंस हुई थी या उसने इस्तेमाल नहीं किया? ये पता, इस्तेमाल तो नहीं किया होगा ये। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होंगे ना साथ एप्लीकेशन के साथ? हाँ, ये लगाया, NHS को लगाया। नहीं, वो जो बैंक स्टेटमेंट्स, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अभी, जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो आपने साथ लगाए थे एप्लीकेशन के साथ या नहीं? लगाए थे। सारे लगाए थे 2 साल के? नहीं, जब वो आए एक साल, ठीक है, वो जब आए तो ठीक है। और आपने ये एप्लीकेशन खुद सबमिट की थी? जी, ये एप्लीकेशन खुद सबमिट की थी आपने? जर्मनी से की, क्योंकि जर्मनी ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। जी जी, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मालूमात के लिए आप मेरे ऑफिस पर भी आ सकते हैं और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक कॉलर ने मुझे सवाल पूछा था कि उनके जो भाई हैं उन्होंने अप्लाई किया था प्री सेटल स्टेटस के लिए इन 2020, और वो ग्रांट होगी, नहीं सॉरी, 2020 में वो यूके एंटर हुए और अभी उन्होंने अप्लाई किया प्री सेटल स्टेटस के लिए और उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया। और उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से वो एंटर नहीं हो सके। अब गाइडेंस ये कहती है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से आपने 6 माह से ज़्यादा यूके के बाहर गुजारे हैं, वो होम ऑफिस उसको ओवरलुक कर देगी और आपके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेगी। अब क्योंकि उन्होंने आपके भाई का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया है, मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप उसको अपील करें और सही तरह उसको एक्सप्लेन करें कि ये वजूहात थी जिस वजह से आपका भाई यूके एंटर नहीं हो सका, और उसके केस में एग्जेम्पशन इस्तेमाल की जाए, डिस्क्रेशन। अब अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे ख्याल में कि अगर आपका भाई अप्लाई करने से पहले कोई यूके सोलिसिटर को कंसल्ट कर लेता, इसका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता। लेकिन मेरे ख्याल में उसने सोलिसिटर को इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसने खुद अप्लाई किया है और इस वजह से उसका एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ हो गया है। अब अभी क्योंकि वो रिफ्यूज़ हो गया है, अब बेस्ट चीज़ यही होगी कि उसको अपील करें और सही तरह उस पॉइंट को आप एड्रेस करें, सही तरह एक्सप्लेन करें कि क्या क्या वजूहात थी, और आप कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके भाई को वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो कमरान भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कमरान भाई, मेरा आपसे एक सवाल था कि लास्ट मंथ अपील अलाउ हुई थी जज के थ्रू। जी जी, इनको 18 को डिसीजन मिल गया था, तो उस पर लिखा था कि 14 डेज टाइम होता है कि आगे ना। अब ये नहीं पता चल रहा, कंफर्म कर दें कि ये 14 डेज वर्किंग डेज होते हैं या कैलेंडर डेज। नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या होगा? तो ये काइंडली आप जरा डिटेल से एक्सप्लेन करें, फिर मैं टीवी पर सुन लेता हूँ आपका। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब भी कोई भी अपील मंजूर होती है या अगर वो रिफ्यूज़ होती है, आपके पास या होम ऑफिस के पास, अगर आप अपील जीत लेते हैं, होम ऑफिस के पास होते हैं 14 डेज़ वर्किंग डेज़ नहीं, 14 डेज़, जिसमें वो अपील कर सकती हैं कि जी जज ने कोई गलती की है और इस अपील को दोबारा सुना जाए। ये बहुत ही कम टाइम्स होते हैं जहाँ कोई भी फर्स्ट ट्राइब्यूनल का जज कोई गलती करता है। अब अगर आपके 14 डेज़ गुजर गए हैं और आपके सॉलिसिटर को या आपको कोई नोटिस नहीं मिला कि होम ऑफिस ने उस डिसीजन को अपील किया है, फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप
होम ऑफिस को एक चिट्ठी लिखें अपील प्रोसेसिंग टीम को कि जी मेरा अपील मंजूर हो गया था, होम ऑफिस ने अपील नहीं की, प्लीज़ इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें और मुझे वीज़ा इशू करें। क्योंकि अगर होम ऑफिस ने अपील किया होता अब तक आपको एक नोटिस ज़रूर मिल गया होता कि होम ऑफिस ने अपील की है, ये एक्नॉलेजमेंट है उनकी अपील की, ये है इनके ग्राउंड्स, अब जज इसको कंसिडर करेगा। अगर आपको वो नहीं मिला वो नोटिस, फिर आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप होम ऑफिस के फौरी तौर लिखें और मुझे उम्मीद है होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो यू लाइव ऑन है। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। पहले तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा अपने बारे में है, क्योंकि मेरा साइलम केस था और हेयरिंग हुई थी तो जज ने रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने परमिशन ऑफ अपील मांगी फर्स्ट ट्राइब्यूनल से। जी जी। तो उन्होंने मुझे सारे ग्राउंड पे अपील अलाउ कर दी। अलाउ कर दी, ठीक है। अभी मेरा केस अपर ट्राइब्यूनल में है, तो मैं एक बार पूछना था कि कितना टाइम लगता है अपर ट्राइब्यूनल और हेयरिंग देने में। और सवाल ये था कि जो जज था उसने लिखा था उस हेयरिंग रिफ्यूजल के अंदर कि मैं जो यूके की इमिग्रेशन है मैं उसके हक में कि वो कंट्रोल जो कर रहे हैं इमिग्रेशन को ना, क्या जज ये कॉमर्स कर सकता है अपनी जो इस तरह के कॉमर्स कर सकता है जज के मैं यानी होम ऑफिस की पॉलिसी के साथ हूँ यानी को जो इमिग्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो है कि मेरी जो सिस्टर है वो हॉलैंड आई थी, तो हॉलैंड ने उनको 5 साल का वीजा दे दिया। फिर मेरे भाई ने यूके के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने यूके के लिए रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो यूके के लिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। और एक दिन जब हेयरिंग थी, हेयरिंग से एक दिन पहले होम ऑफिस कहता है कि आप अपील विड्रॉ कर लो, हम आपको वीजा देते हैं। तो जो वकील था हमारे जो मेरे सिस्टर के वकील था उन्होंने विड्रॉ कर ली। फिर होम ऑफिस में लेटर पे जाके आप जमा करो। वो ऑलमोस्ट 5 महीने माह हो गए जमा कराए हुए। और जो उनके बाद इन लोगों ने वहाँ पे हॉलैंड में जमा कराए केस उनके वीजे भी हो गए। जी जी। लेकिन जब आपके सॉलिसिटर ने, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, जब आपके सॉलिसिटर ने कंसेंट ऑर्डर साइन किया होगा कि हम इस केस को विड्रॉ करते हैं, वहाँ होम ऑफिस ने टर्म्स भी लिखी होंगी कि हम इसको 90 डेज़ में, 6 मंथ्स में, साल के अंदर इसको रिकन्सिडर करते हैं। उस पर कुछ ऐसा लिखा नहीं होगा? तो मुझे इसका पता नहीं है। वो आप अपने सॉलिसिटर से जी जी होम ऑफिस ने ये किया जैसे उन्होंने कहा ना कि आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करने के बाद ना तकरीबन 3 वीक के बाद उन्होंने लेटर भेज दिया कि आप अपना केस जमा करो यानी पासपोर्ट वगैरह। ओके, ठीक है। नहीं ये कब कहा था उन्होंने? जब आपने उनको कोर्ट नोटिस दिया है या 3 वीक के बाद? सॉरी, जब हमने विड्रॉ किया ना जी जी, उनके 3 वीक के बाद उन्होंने लेटर लिख लिया कि हाँ ये आपका लेटर में लिखा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कराओ यानी पासपोर्ट वगैरह। ठीक है, मैं तो हम आपको वीजा इशू करते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब उसको कितना टाइम हो गया जमा कराए हुए? 5 माह हो गए। एमपी ने भी लेटर लिखे हैं, मेरे वकील सॉलिसिटर ने 3-4 लेटर लिखे हैं, मेरे भाई वहाँ पे। और रिस्पांस क्या आता है उनसे? जी, जब आपके सॉलिसिटर ने लेटर्स लिखे हैं, रिस्पांस क्या आता है उनसे? वो बस वो मुझे लगता है वो डिले कर रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी जो असाइलम अपील थी वो रिफ्यूज़ हो गई थी और आपने परमिशन टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल का एप्लीकेशन सबमिट किया था, वो अब ग्रांट हो गया। अब हेयरिंग आने में कितना टाइम लगता है? यूजुअली विदिन 3 to 4 मंथ्स में आपको हेयरिंग डेट आ जाती है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है आजकल उसमें भी थोड़ी सी डिले हो रही है। अब आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा था कि अगर होम ऑफिस, मेरे ख्याल में सही तरह मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन आपने ये पूछा है कि अगर होम ऑफिस इस डिसीजन को विड्रॉ करके आपको इशू कर सकता है वीज़ा या नहीं। अब ये डिपेंड करता है अपर ट्राइब्यूनल जज के ऊपर, क्यों ज़्यादातर जब आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं परमिशन टू अपील, एक ही पॉइंट के ऊपर परमिशन ग्रांट की जाती है कि ये जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल जज है इसने इस पॉइंट को सही तरह कंसिडर नहीं किया। जो अपर ट्राइब्यूनल का जज फिर होता है उस पॉइंट को कंसिडर करता है। अगर अपर ट्राइब्यूनल का जज समझता है कि जी यहाँ फर्स्ट ट्रायर ने बिल्कुल गलती की है, जिस वजह से ये सारा डिसीजन गलत है, फिर वो ऑर्डर दे सकता है कि ये दोबारा अपील हेयरिंग हो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में। अब बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप वेट करें,
फॉर अपर ट्राइब्यूनल हियरिंग एंड फिर जो ऑर्डर जज देता है उसके मुताबिक फिर आप अपना अगला कदम उठाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी सिस्टर ने अप्लाई किया विजिट वीज़े के लिए, एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, आपने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट की, होम ऑफिस ने कहा विड्रॉ कर दें, उसके बाद होम ऑफिस ने आपको कहा कि जी आप आपकी सिस्टर का पासपोर्ट जमा करवा दें और हम आपको डिसीजन देंगे, और अभी तक 5 माह हो गए कोई डिसीजन नहीं आई। अब बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप एक सख्त सा लेटर अपने सिस्टर के थ्रू लिखें और ज़रूर होम ऑफिस आपको जवाब देगी कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वो डिले है, किस वजह से डिले है और कितना टाइम लगेगा आपके सिस्टर की एप्लीकेशन को डिसाइड करने में। तो बेस्ट चीज़ ये है एक सख्त सा लेटर होम ऑफिस को लिखें और उम्मीद है वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देगी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब, मैं शमस रहमान बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी जी। मेरा सवाल ये था कि मेरे बच्चे इस वक्त इंग्लैंड में हैं। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे असाइलम किया हुआ है। सॉरी? और असाइलम के लिए उनको तकरीबन अब 1.5 ईयर हो गए हैं। जी जी। लेकिन उनका इंटरव्यू प्रोटोकॉल नहीं आ रहा। आपके जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी है? बच्चे मेरे हैं, एक 7 साल की है बेटी मेरी, एक 8 साल की है। ठीक है। और वो आपके डिपेंडेंट है इस असाइलम क्लेम में? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, मेरे क्लेम में नहीं है। आपके केयर में नहीं है। वो किसके साथ रह रहे हैं आपके बच्चे? वो वहाँ पे अकेले रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? वहाँ पे असाइलम किया, वो हल सिटी में। हल सिटी में। वो मेरे फिर ख्याल में केयर में है। अभी उनको ट्रांसफर मिली है घर में। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उनकी देखभाल कौन कर रहा है हाल में? कोई नहीं, उनकी देखभाल होम ऑफिस की तरफ से उनको घर दे दिया गया। नहीं, लेकिन उनकी आपने कहा कि उनकी एज है 7 and 8 years old, करेक्ट? जी जी जी। नहीं, लेकिन नहीं, मेरी वाइफ भी उनके साथ हैं। सॉरी, वो है ना, वो देखे ना, अब आपने मुझे बताया। अच्छा, वाइफ साथ है और वो वाइफ के डिपेंडेंट है ना फिर असाइलम एप्लीकेशन के में? जी, वाइफ के डिपेंडेंट। ठीक है। और आपका क्या स्टेटस है? मेरा स्टेटस यहाँ पे जर्मनी में जो है वो अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, आप जर्मनी में है। ठीक है जी जी। ठीक है। और जो आपके बच्चे हैं उनको जी जी बात करें। जी, मैं चाहता था कि मेरे जो स्टेटस अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है जी जी, तो क्या मैं वहाँ पे आके इसी स्टेटस पे उनके साथ टचअप करूँगा या उससे कोई अलग कोई कानून है? मुझे इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए। ठीक है। और जो आपके बच्चे हैं उनको कितना अरसा होगा यहाँ यूके में रहते हुए? 1.5 ईयर हुए। 1.5 ईयर हुए। ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। असाइलम में काफ़ी डिलेज़ हो रही हैं। मैंने देखा है केसेस जहाँ 2.5 साल तक अभी वो इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, 2.5 साल 3 साल तक। इसलिए अगर आपका जो वाइफ का केस है अभी 1.5 साल हो गया है, बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप अपने सिस्टर के थ्रू एक लेटर लिखें होम ऑफिस को कि हमारे बच्चे हैं, हम उनकी देखभाल सही तरह नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वाइफ काम नहीं कर सकती, और प्लीज़ रिक्वेस्ट किया जाए कि आपके वाइफ की एप्लीकेशन को वो एक्सपेडाइट करें, और मुझे उम्मीद है वो कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपको जर्मनी का पासपोर्ट इशू किया जाता है, आप अपनी वाइफ को यहाँ यूके में ज्वाइन कर सकते हैं, उस बेस पर आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को वीज़ा मिल सकता है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, आप नहीं ज्वाइन कर सकते उनको यहाँ, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो गए हैं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले एज अ जर्मन नेशनल यहाँ एंटर करते, फिर आपकी वाइफ को और बच्चों को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं ऑन अ विज़िट या एज अ स्किल्ड वर्कर, उस बेस पर आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन इससे आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को फ़ायदा नहीं होगा। अब मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन होगी कि अगर आपकी वाइफ अपने असाइलम क्लेम को परस्यू करती है और एक लेटर लिखा जाए होम ऑफिस को कि उसके साथ 2 छोटे बच्चे हैं, कि इस एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट किया जाए, स्पीड अप किया जाए, मुझे उम्मीद है होम ऑफिस को ज़रूर करेगी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं मिसेस रफ़ी बोल रही हूँ। जी जी। मेरा एक छोटा सा इश्यू था जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी। मेरे हस्बैंड यहाँ ब्रिटिश सिटीजन हैं फॉर लास्ट 2013 से। ओके।
मैं उनको यहाँ 2019 में मैंने ज्वाइन किया एज अ डिपेंडेंट ऑफ हिम एज हिज वाइफ, एज अ स्पाउस। मेरे 4 बच्चे हैं, या एज अ स्पाउस। ठीक है, फिर मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बड़े जो है 24 इयर्स और 19 इयर्स की एक लड़की है, 24 इयर्स का मेरा एक लड़का है, और बाकी 2 छोटे जो है वो उन्हें मैंने अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में मैं उन्हें यहाँ पे ले आई हूँ एज डिपेंडेंट ऑफ अस, दोनों बच्चों को। लेकिन मेरे 2 बच्चे इंडिया में रह गए हैं जिनको लाना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते? क्योंकि ये यहाँ पे जो भी वकील से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दे आर ओवर एज, दे कांट कम एज अ डिपेंडेंट ऑफ यू। राइट, क्विक क्वेश्चन है, आपके जो 2 बच्चे यहाँ अभी रह रहे हैं, एक 24 का है जी, so, जब आपने उसके लिए अप्लाई, यहाँ पे जो इंडिया में है, नहीं मुझे पता है, जो 24 नहीं मुझे पता है, बिल्कुल पता है जी। आपका एक बेटा यहाँ 24 एज का है, ठीक है ना? अब हाँ। आप यहाँ एंटर हुई हैं 2019 में, जो आपका ये बेटा है, फिर ये कब एंटर हुआ था यूके में? ये आया ही नहीं अभी तक यूके, जो 24 का है। हाँ। और एक 19 का है, वो भी इंडिया में है? हाँ, वो भी इंडिया में, लड़की है वो। लड़की है, ठीक है। और यहाँ आपके कितने बच्चे हैं? 2? यहाँ मेरे इंडिया में, हाँ यूके में 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके 2 बच्चे वहाँ इंडिया में हैं, आर्टिकल 8 के तहत आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेट लाइफ को, फैमिली लाइफ को इंफ्रिंजमेंट होगी कि अगर आपके 2 बच्चे वहाँ हैं और आप और आपके शोहर यहाँ यूके में रह रहे हैं, इस तरह आपकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उस बेस पर आपका केस बन सकता है। और मैंने अक्सर देखे हैं यहाँ एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अपील पर जाके ये मंजूर होते हैं। बेस्ट चीज़ होगी कि अच्छे से सॉलिसिटर को जाके मिल लें और वो आपको फिर गाइड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अगर मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, अगर आपकी टर्न नहीं आई, परेशान ना हो, आज रात को इस वीडियो को हम YouTube पर पब्लिश करेंगे और वहाँ जाके आपने पहले सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में जाके लिख लें मुझे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।